हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त लविन ठाकरे। आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ फायर इंश्योरेंस क्लेम के बारे में। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह आज का वीडियो और उम्मीद करूँगा कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो से सेटिस्फाइड जरूर होंगे, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको फायर इंश्योरेंस क्लेम कैसे कंप्यूट करना है, कैसे उसका कैलकुलेशन करना है, ये आप सीख जाओगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। बशर्त आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं अपना ये शुरुआत करता हूँ फायर इंश्योरेंस क्लेम। ये चैप्टर की मैं शुरुआत करूंगा एक छोटे से कहानी के साथ और उस कहानी के बाद हम इसके कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। तो आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं कवर्ड करने वाला हूँ फायर इंश्योरेंस क्लेम और उसका कंपटीशन। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि हमारे बिजनेस में अगर हम एक एंटरप्रेन्योर है, अगर हम बिजनेसमैन हैं, तो एज ऑब्वियस है कि हमारे बिजनेस को फायर आग से खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आग से खतरा है तो मुझे क्या करना चाहिए एज अ बिजनेसमैन? हमें क्या करना चाहिए? फायर इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। अगर आपके बिजनेस के गुड्स को या प्रॉपर्टीज को कुछ अफेक्ट होता है तो हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। और दोस्तों, थोड़ा साउंड की दिक्कत है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल करें ताकि आपको साउंड क्वालिटी बेटर मिले। तो मैं आज के अपने इस वीडियो की शुरुआत करता हूं दोस्तों एक छोटे से कहानी के साथ। ये हमारे दो बिजनेसमैन हैं। दे आर द डिफरेंट ओपिनियंस, दोनों की सोच थोड़ी अलग है, इसलिए हमने इसने नाम दिया है। एक है हमारे मिस्टर हैप्पी, दूसरा है मिस्टर अनहैप्पी। तो दोस्तों, ये मिस्टर हैप्पी क्यों है और ये मिस्टर अनहैप्पी क्यों है, तो ये बात आपको थोड़ी 2 मिनट की कहानी में समझ में आ जाएंगी। बात की हैप्पी को हमने मिस्टर हैप्पी नाम क्यों दिया और अनहैप्पी अनहैप्पी क्यों रहता है। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने कहानी की। जो मिस्टर हैप्पी है वो खुश है। वो खुश है किस बात से? अपने बिजनेस को लेकर। बट मिस्टर अनहैप्पी खुश नहीं है, नाखुश है। क्यों है? ये सारी बातें आगे समझ में आएंगी, देखते हैं आगे। तो दोस्तों, मिस्टर हैप्पी के पास और मिस्टर अनहैप्पी दोनों के पास कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ स्टॉक है। लाइक मिस्टर हैप्पी के पास भी कुछ स्टॉक है स्पोर्ट्स मटेरियल का और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। वैसे ही मिस्टर अनहैप्पी के पास भी कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक रखा हुआ है और उनके पास भी कुछ प्रॉपर्टीज है। दोनों का ही बिजनेस लेवल सेम, दोनों का बिजनेस लाइन भी सेम, सब चीज सेम, बट फिर भी एक पर्सन खुश है, एक पर्सन नाखुश है। क्या कारण है दोस्तों एक के खुश रहने का और एक के नाखुश रहने का? तो कारण यह है कि मिस्टर हैप्पी ने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा के रखा है और मिस्टर अनहैप्पी ने अपने गुड्स का इंश्योरेंस या अपने स्टॉक जो प्रॉपर्टीज है उसका इंश्योरेंस करा के नहीं रखा है। ये सबसे बड़ा यहां पर डिफरेंस है कि अगर आप किसी चीज को अगेंस्ट लॉस अगर इंश्योर्ड कर देते हैं तो आपको अगर नुकसान हो भी जाए तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी है आपके नुकसान को कॉम्पनसेट करने के लिए। इसीलिए मिस्टर हैप्पी 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 रहते हैं और मिस्टर अनहैप्पी दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बिजनेस काफी रिस्की है या आपको लगता है कि अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए तो आपने इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, ये नुकसान होने के कारण क्या हो सकते हैं, तो उसमें से एक कारण को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि है फायर। मतलब कि आग लगने की वजह से आपका गोडाउन जल सकता है, आपका बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों और भी कारण हो सकते हैं बिजनेस में नुकसान के। और क्या कारण हो सकते हैं? तो बाढ़ आ सकती है, जैसे कि रेनी सीजन्स में नॉर्मली होता है, हमारे घर डूब जाते हैं, हमारा बिजनेस तहस नहस हो जाता है। तो ये भी एक नेचुरल कैलेमिटीज से आने वाला है नुकसान जो हमारे बिजनेस को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। उसके अलावा अर्थक्वेक, भूकंप अगर आ गया तो भाई पूरी धरती हिल जाती है, धरती फट जाती है, तो इससे भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। नेचुरल डिजास्टर है, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़कर ही इंश्योरेंस लेना होगा। उसके अलावा बहुत एक कॉमन फैक्टर है दोस्तों, जो कि है थेफ्ट, चोरी। तो अगर दोस्तों हम बात करें थेफ्ट, चोरी की, तो ये नॉर्मल केसेस में होती ही है। काफ़ी सारे चोर होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने एक गेम खेला होगा वाइस सिटी, जिसमें काम ही रहता है चोर का चोरी करना। बिल्कुल आपके बिजनेस को भी उसी तरीके से काफ़ी चोर आपके बिजनेस का सामान
लेकर रफू चक्कर हो सकते हैं। तो आपको इन सारे नुकसान से अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्ट करने के बाद आपको क्लेम कैसे कंप्यूट करना है वो आज मैं अभी आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूं। अगर आपको किसी भी तरीके से लगता है कि बिजनेस में रिस्क है, तो आपने थ्रू इंश्योरेंस कंपनी उसे क्या कर लेना चाहिए, प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए, ताकि आपका रिस्क कौन टेकन ओवर कर सके, आपका रिस्क कौन हैंडल करे, इंश्योरेंस कंपनी करे। तो आप अपना सरदर्द, आप अपना रिस्क, आप अपने लॉसेस ट्रांसफर कर दो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। तो इंश्योरेंस कंपनी एक वर्क करती है इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडemnity, मींस कि आपको जो भी नुकसान होगा और आपकी जो भी पॉलिसी की अमाउंट होगी उसमें से कंपटीशन होने के बाद क्लेम और पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लेस, इस बेसिस पर आपको क्लेम की अमाउंट मिल जाएंगी। यानी ये बात पक्की है दोस्तों, जहां 100 का नुकसान होना था वहां अगर आपने इंश्योरेंस किया है तो इट माइट भी आपका 5 या 10% का ही नुकसान होगा, बाकी नुकसान की रिकवरी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं आगे बात करूं कि हम आज क्या कवर करने वाले हैं, तो हम फायर इंश्योरेंस क्लेम में 2 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में। उसके अलावा हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में, और इसके बाद एक और वीडियो मिलेगा आपको जिसमें मैं कंप्लीट बात करूंगा लॉस ऑफ प्रॉफिट की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक, आपके बिजनेस में स्टॉक का मींस गुड्स का अगर नुकसान हो रहा है ड्यू टू फायर, आग लग गई, ओ माय गॉड, आग लग गई, और आग लगने की वजह से आपका गोडाउन में रखा माल जलकर तहस नहस हो गया, सिर्फ अब वहां आपको काली राख दिख रही है, सामान दिख नहीं रहा है, आपको नुकसान हो गया, तो चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है तो इंश्योरेंस कंपनी से आप पैसे कंप्यूट कैसे करोगे, मींस कैलकुलेशन कैसे करोगे, आप उनसे कितना क्लेम आपने लेना है, तो वो बात को हम अभी सीखेंगे। तो हम आगे बढ़ते और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के ऊपर हम पहले डिस्कशन कर लेते, क्योंकि आपको कुछ शब्द समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अमाउंट ऑफ पॉलिसी, अगर ये कुछ बेसिक से वर्ड्स है जो लगभग सभी को आते हैं, बट अगर आप बहुत बिगिनर है, आपको थोड़ा भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं ये पॉइंट्स फटाफट कवर कर लेता हूं। अमाउंट ऑफ पॉलिसी मतलब कि आपने ओवरऑल कितने रुपए का इंश्योरेंस करवा के रखा है। उसके अलावा लॉस ऑफ स्टॉक, एक्चुअल में आपकी कितने रुपए की गुड्स जल गई है या डैमेज्ड हो गई है उस आग में। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक, मतलब जिस समय आग लगी उस समय आपके पास कितना स्टॉक रखा हुआ था पर्टिकुलर गुड्स का, उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। सॉल्वेज वैल्यू या स्क्रैप्ड वैल्यू, आग लगने के बावजूद अगर कोई थोड़ा मोड़ा सामान बच जाता है जिसकी कोई मार्केट में सेलिंग वैल्यू हो, स्क्रैप्ड वैल्यू या सॉल्वेज वैल्यू हो, मतलब वो मार्केट में अगर बिक सकता है एट लेसर प्राइस, या जो भी कुछ अगर सामान बच गया हो, इफ एनी सेविंग इन दैट पर्टिकुलर फायर, उसे हम कहेंगे सॉल्वेज वैल्यू। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, आपने कितने प्रतिशत कमाए हैं, ओवरऑल आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेट कितना था आपके बिजनेस में, तो उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो बेसिकली ये हम 5 टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर आगे कंपटीशन करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों हम किस चीज का कंपटीशन करेंगे, आपके लॉस ऑफ स्टॉक का हम कंपटीशन करेंगे। तो मैंने इसे कुछ स्टेप्स में क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, मैंने कैटेगराइज किया है कि कैसे आप कंप्यूट कर सकते हो अमाउंट ऑफ क्लेम को। तो दोस्तों यहां से बातों को बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपने मेरी सारी बात सुन रखी है, आपने मेरी सारी बातों को समझने की कोशिश कर रखी है, तो जरूर आपको ये टॉपिक आसान लगेगा, और आपके सीए आईपीसीसी के एग्जाम की बात हो या बीकॉम फाइनल ईयर की बात हो, या फिर उसके अलावा और भी आपके अगर कोई सब्जेक्ट्स जहां ये टॉपिक कवर होता है, वहां के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं वो कैलकुलेशन पार्ट की तरफ आता हूं। मैं आपको पूरा बेसिकली कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, आप ये कॉन्सेप्ट को समझे, कोशिश करें, और आपके पास जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल हो उस क्वेश्चन पर इसे इंप्लीमेंट करें। ओके दोस्तों, तो चलो मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आपको पहले सिखाता हूं कि आप कंप्यूट कैसे करोगे अमाउंट ऑफ क्लेम। तो ये एक एवरेज क्लॉज लगाया जाता है। होता क्या है दोस्तों एवरेज क्लॉज, तो आपकी जो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है
मीन्स आपने जितने रुपए के गुड्स का इंश्योरेंस करा के रखा है उसे हम क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ पॉलिसी, जो कि क्वेश्चन में आपको नॉर्मली दी जाती है कि आपने कितने परसेंट गुड्स का इंश्योरेंस करवा के रखा है या क्या आपकी पॉलिसी अमाउंट है। ये नॉर्मली इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है। उसके अलावा दोस्तों डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, मतलब कि जिस दिन आग लगी उस दिन आपके पास कितना स्टॉक था, ये बात की आपको इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। अगर इंफॉर्मेशन दी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दी है तो फिर आपको वो कंप्यूट करना पड़ेगा, जो कि हम आगे सीखेंगे कैसे कंप्यूट करते हैं, जो कि हम आगे के स्टेप्स में देखेंगे। उसके अलावा आपको मल्टीप्लाई करना है लॉस ऑफ स्टॉक से। लॉस ऑफ स्टॉक मतलब आपको कितने रुपए के गुड्स का या स्टॉक का नुकसान हुआ है, एक्चुअल में कितना आपको लॉस हुआ है स्टॉक का वो। तो दोस्तों लॉजिक क्या है इस पूरे फॉर्मूले के पीछे, अगर इसके फॉर्मूले के पीछे मैं लॉजिक की बात करूं, एक छोटे से एग्जांपल से गौर से सुनना। आपके पास सपोज 100 रुपए की गुड्स रखी है, सपोज आपके पास 100 रुपए की गुड्स रखी है, उसमें से आपने इंश्योरेंस करवा के रखा है ओनली 80% का, यानी कि 100 रुपए की गुड्स 80% का क्या है, इंश्योरेंस है। और खुदा ना खास आग लग जाती है और गुड्स जल जाता है और सपोज आपको जो लॉस हुआ है वो हुआ है 50 रुपए का, आपको लॉस हुआ है 50 रुपए का। तो फिर आप इंश्योरेंस कंपनी से कहेंगे देखो भाई हमारी 80 रुपए की पॉलिसी है, पूरे 50 रुपए दे दो। तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी? बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है। वो कहेंगी, क्या कहेंगी, इंश्योरेंस कंपनी कहेंगी कि भाया आपके पास 100 रुपए का स्टॉक था, उसका आपने सिर्फ 80% इंश्योरेंस करवाया, यानी कि आपने पूरी गुड्स इंश्योरेंस करवाई क्या? बिल्कुल नहीं। जब आप 50 रुपए की गुड्स जली है तो हम पूरे 50 रुपए क्यों दे? आपने तो सिर्फ 80% का इंश्योरेंस करवाया है ना, तो जितने का नुकसान होगा उसका 80% हम आपको क्या करेंगे, क्लेम की अमाउंट देंगे। तो 50 का 80% मीन्स 40 रुपए, ये आपको क्लेम के तौर पर मिलेगा। तो ये लॉजिक है दोस्तों इस फॉर्मूले के पीछे कि आपने जितने प्रोपोर्शनेट में इंश्योरेंस करवाया है आपको लॉस का भी उतना ही प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ क्लेम मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये फॉर्मूले का लॉजिक समझ में आया हो और इसको अप्लाई कैसे करेंगे आप। अगर इसके एप्लीकेशन की बात है तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी जो नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होती है डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जो कि आप कंप्यूट करोगे या इट माइट भी क्वेश्चन में दी जा सकती है। लॉस ऑफ स्टॉक आप इसका कंपटीशन करोगे या इट माइट भी क्वेश्चन में दी जा सकती है, जिसके चांसेस थोड़े कम रहते हैं, आपको कंप्यूट करना पड़ता है। तो चलिए आगे सीखते हैं हम आप किस तरीके से अपने लॉस ऑफ स्टॉक का कंपटीशन करेंगे। अगर दोस्तों हम बात करें लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालना, सपोज जिस दिन फायर मतलब जिस दिन आग लगी उस दिन आपके पास स्टॉक रह जाता है सपोज 1000 रुपीज का, सपोज हम कहते हैं 1000 रुपीज का क्या रह जाता है, स्टॉक रह जाता है। उसमें से भी अगर सपोज 50 रुपए का माल बच गया, मीन्स सॉल्वेज वैल्यू है, डैमेज कंडीशन में हम उसको बेचकर 50 रुपए गेन कर सकते हैं, मीन्स 1000 रुपए की गुड्स में से 50 रुपए की गुड्स बच गई, मतलब एक्चुअली लॉस कितने का हुआ, 950 का। तो लॉस ऑफ स्टॉक कैसे कंप्यूट किया जाएगा, जिस दिन आग लगी उस दिन आपके पास कितना गुड्स था, उसमें से आपने सॉल्वेज वैल्यू को माइनस कर दिया, तो जो रिमेनिंग वैल्यू बची है वो कहलाती है आपकी लॉस ऑफ स्टॉक। तो दोस्तों लॉस ऑफ स्टॉक तो समझ में आ गया कि हमें डेट ऑफ फायर के दिन का स्टॉक निकालना पड़ेगा और देन स्टॉक निकालने के बाद उसमें से सॉल्वेज वैल्यू माइनस करना पड़ेगा। अगेन सॉल्वेज वैल्यू आपको दी रहेंगी, क्वेश्चंस में नॉर्मली दी जाती है कितनी की स्क्रैप्ड या सॉल्वेज वैल्यू है। बात आएंगे आपको फिर क्या कंप्यूट करना है, आपको कंप्यूट करना है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन कितने रुपए का स्टॉक है, यह आपको निकालना बहुत जरूरी है। तो मैं आगे की चर्चा इस बात पर करूंगा कि आप जिस दिन आग लगी उस दिन कैसे स्टॉक का कंपटीशन करोगे। तो मेरी अगली चर्चा रहेगी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। आप जब आग लगी है उस दिन कितना आपके गोडाउन में स्टॉक रखा था या आपके बिजनेस में कितने का स्टॉक था, वो कैसे पता चलेगा? आपका जवाब बड़ा ही सिंपल होगा, सर बुक्स ऑफ अकाउंट से पता कर लेंगे ना, कौन सी दिक्कत की बात है। ओके बेटा, बिल्कुल सही कहा,
बुक्स ऑफ अकाउंट से पता कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। उस ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों हमारी पूरी की पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट भी जल गई तो कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं नहीं, वो तो हमारी अलग ब्रांच में होती है, गोडाउन में तो सिर्फ इन्वेंट्री बुक होती है, इन्वेंट्री बुक जली होंगी ना, बाकी तो रह गई होंगी। सपोज दोस्तों हम कहते हैं वही हमारा गोडाउन है, वही हमारा ऑफिस है, और आपके अकाउंट्स बुक भी जल गए, आपके इन्वेंट्री बुक्स भी जल गए, सारी चीज तहस नहस हो गई, फिर भी आप असर्टेन कर सकते हो। कैसे? आप अपने सप्लायर्स की डिटेल्स, अपने कस्टमर की डिटेल से परचेस एंड सेल्स इसका डाटा उठा सकते हैं। आप अपने जीपी रेशियो का इस्तेमाल करके, और आपके अगर कोई एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस हो तो उस बेसिस पर आप ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशंस आप क्लोजिंग स्टॉक क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे करना है, सिंपल सा, जो कि हम शुरुआत से पढ़ते आए हैं। आई थिंक सो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आप बचपन से ये कुछ चीज़ें को पढ़ते आए हो, वो है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो बचपन से मेरा बोलने का मतलब है 11th क्लास ऑफ द कॉमर्स। अगर आप कॉमर्स की 11th क्लास से देखें तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट लगभग हर एक फेज में पढ़ा है, चाहे वो 11th क्लास हो, 12th हो, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो उसमें भी आपने जो फाउंडेशंस या जो उसकी प्री एग्जाम्स होती है, आपने हर जगह ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ रखा है। तो आप लोगों को महारत हासिल है ट्रेडिंग अकाउंट में, इसलिए मैं सिंपल सा यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला। आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। लेकिन सर आपने यहाँ एक वर्ड यूज किया है एम, एम का मतलब क्या है यहाँ पर, जरा वो तो समझा दीजिए। हाँ बच्चा बिल्कुल सही, एम का मतलब क्या है यहाँ पर, एम मतलब होता है मेमोरेंडम। ओके सर, मेमोरेंडम मतलब ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा अकाउंट जो हमें कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए नहीं बना रहे हैं। मेमोरेंडम मतलब होता है एक हम टेम्पोररी पीरियड के लिए ये अकाउंटिंग कर रहे हैं, या हम एक फर्दर एक कुछ स्मॉल फ्रैक्शन या स्मॉल पार्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, या एक स्मॉल ड्यूरेशन के लिए हम ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ हम कंप्लीट पूरे साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाले नहीं है। हम साल की शुरुआत से लेकर आग लगने की डेट तक का बस ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। उस ड्यूरेशन में जो ट्रांजैक्शंस हुए होंगे हम सिर्फ उसकी बात करेंगे इस ट्रेडिंग अकाउंट में, इसलिए इसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहा जाता है। ओनली इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट हम इसे क्या कहेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो दोस्तों आपको क्या बनाना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने जो बात कही, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट डे ऑफ ईच ईयर टू टिल द डेट ऑफ फायर, कब बनाना, इसका ड्यूरेशन क्या है, तो इसका ड्यूरेशन है साल की शुरुआत से लेकर आग लगने की दिनांक तक, मींस डेट ऑफ फायर तक। और दोस्तों इस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पास ओपनिंग स्टॉक होगा, आपके पास परचेस होगा, आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, आपके पास सेल्स होगा, बट आपके पास दो चीज मिसिंग होंगी। कौन सी दो चीजें मिसिंग होंगी, एक तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता होगा और दूसरी चीज आपको क्लोजिंग स्टॉक पता नहीं होंगी। लेकिन समस्या ये आ जाती है दोस्तों, यार एक ही चीज में दो दो बैलेंसिंग फिगर कैसे आएगा, कोई एक चीज बैलेंसिंग फिगर आ सकता है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आएगा या तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो हमने एक रास्ता निकाला, क्यों ना हम अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल ले तो हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या मिल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर हमारा मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, कभी कभी अगर दिया है तो हम डायरेक्टली मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमको नहीं दिया है तो मुझे लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना के देखना पड़ेगा कि लास्ट ईयर में कितना जीपी गेन करता था, मेरा लास्ट ईयर का जीपी रेशियो क्या था। उस बेसिस पर मैं क्या करूंगा, जीपी रेशियो अप्लाई करूंगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर कोई दोस्तों एबनॉर्मल आइटम्स हो तो उसका इफेक्ट हमें नलिफाई करना है। जैसे सर कौन से एबनॉर्मल आइटम्स हो सकते हैं, लाइक पुअर सेलिंग लाइन की गुड्स हो, या कोई जिनकी मार्केट वैल्यू गलत आपने रिकॉर्ड कर रखी हो, या फिर कोई ऐसे आइटम्स जो नॉर्मल नेचर के नहीं हैं, एबनॉर्मल नेचर्स के हैं। तो उन सारी चीज़ों का इफेक्ट आपको हमारे इस ट्रेडिंग अकाउंट से नलिफाई करना होगा, बिकॉज इसका इफेक्ट हमारे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में कंसिडर
नहीं किया जाता। तो सारे ही एबनॉर्मल आइटम्स के इफेक्ट्स को आपने हटा देना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों काफी कुछ जगह एडजस्टमेंट्स रहते हैं, लाइक कभी परचेस प्रोपोर्शनेटली निकालने को कह देता है, सेल्स प्रोपोर्शनेटली निकालने को कह देता है, कोई एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेटली निकालने को कह देता है, कभी अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड सेल, कभी सेल्स ऑन अप्रूवल की बात कर देता है, कभी कंसाइनमेंट की बात कर देता है। तो ये फ्यू एडजस्टमेंट्स आर देयर, कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो वो स्टेटमेंट, उस सेंटेंस को केयरफुली पढ़ के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट यूज करके आपको चीजों को वहां से प्लस माइनस करके सारे फिगर्स नॉर्मल वे में लाने होते हैं और बनाना होता है। उसके आगे अगर दोस्तों मैं बात करूं किस तरीके से आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, तो ये बेसिक आपका ट्रेडिंग अकाउंट जैसा ही होता है जो कि आप फॉर्मेट देख रहे होंगे। तो दोस्तों यहां पर होगा क्या, यहां पर सारे फिगर्स आपके पास अवेलेबल होंगे या आप निकाल सकते हो। ओपनिंग स्टॉक दिया होगा पिछले साल का क्लोजिंग जो कि इस साल का ओपनिंग बनता है। परचेस अकाउंट नॉर्मली दिया है, अगर नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं आपके पास एक दूसरा सेपरेट लेजर होगा, लाइक आपके पास क्रेडिटर अकाउंट्स होंगे, आप क्रेडिटर अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर परचेस अकाउंट निकाल सकते हैं। वेजेस एंड फ्रेट जैसे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस की आपको जानकारी दी होंगी या ऑल अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दिए होंगे। उसके अलावा सेल्स, अगर सेल्स की डायरेक्टली जानकारी नहीं दी है दोस्तों तो आप डेटर अकाउंट बनाकर सेल्स की इंफॉर्मेशन वहां से निकाल सकते हैं। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें कि कोई गुड्स का लॉस हुआ है थ्रू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, या आपने अप्रूवल पर कुछ भेजा है या आपने कंसाइनमेंट पर कोई गुड्स वगैरह भेजी है, तो वो चीजें आप लोगों को यहां पर क्रेडिट साइड में शो करनी है। उसके अलावा दोस्तों अब दो चीजें बच जाती है। कौन सी दो चीजें, तो दो चीजें बच जाती है आपकी, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट, और माफ कीजिएगा यहां पर एक गलती है, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए था। तो यहां पर एक आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, जहां मेरा कर्सर चल रहा है अभी वहां पर एक चीज आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक या ग्रॉस प्रॉफिट दोनों में से कोई एक चीज बैलेंसिंग फिगर आना है। तो कौन सी चीज बैलेंसिंग फिगर आती है आपकी, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक आपकी बैलेंसिंग फिगर आती है। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करेंगे, तो आपका ये जो सेल्स है, जो आपकी सेल्स की अमाउंट है, सेल्स इनटू जीपी रेशियो। अब जीपी रेशियो कैसे आएगा, तो ये पिछले साल के अर्निंग के बेसिस पर आता है, पिछले साल आपने कितना कमाया था उस बेसिस पर आपका जीपी रेशियो आता है। आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप बैलेंसिंग फिगर क्या निकाल सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक आप निकाल सकते हो, जो यहां पर हालांकि दिख नहीं रहा है बट थोड़ा सा अज्यूम कर लो, ये थोड़ा एरर है यहां पर क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए था। ओके दोस्तों आगे बढ़ता हूं और मैं आपको बताता हूं कैसे आप जीपी रेशियो कंप्यूट कर सकते हैं। तो आपके लिए जीपी रेशियो निकालने का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, क्योंकि रेशियो नॉर्मली परसेंटेज में रहता है इसलिए हम इनटू 100 यहां पर कर रहे हैं। तो पिछले साल आपने कितना कमाया था, आपका पिछले साल का नेट सेल्स कितना था, इनटू 100 अगर आप कर दो तो आपका जीपी रेशियो आ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आगे मैं बात करूं आपने ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है, तो वो भी बड़ा सिंपल है, जैसा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है वो आप यहाँ पर सिमिलर चीज बना सकते हो। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अगर कुछ एडजस्टमेंट दिए हो तो आपने कंसिडर करना है, उनका इफेक्ट आपने प्रॉपरली लेना है। और कि कभी कभी वो एडजस्टमेंट्स क्या हो सकते हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, अनरिकॉर्डेड परचेज सेल्स हो सकता है, अंडर या ओवर वैल्यूएशन हो सकता है स्टॉक का, एंड इसी तरीके के और भी आप लोगों को एडजस्टमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने कुछ जो स्टेप्स आपको बताए हैं, ये मैंने अमाउंट ऑफ क्लेम से मैंने एक डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को ये इसके सॉल्यूशंस के कुछ तरीके बताए हैं। होप सो अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, इतने मटेरियल्स को लेकर ही आप प्रैक्टिस करो तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है और आप लोगों का ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर हो सकता है। हालांकि दोस्तों ये बहुत ही सिंपलेस्ट टॉपिक है और इसमें बहुत ऐसा कोई लेंदी प्रोसीजर नहीं रहता। हाँ थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं पुअर सेलिंग लाइन को लेकर, बट वो भी सिंपलेस्ट है, आपको उसका इफेक्ट क्या करना होता है, नलीफाई करना होता है। तो दोस्तों अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट या अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें, और इसी तरीके से एजुकेशनल या आपको करंट अफेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का ये 1 क्लिक मुझे और ज़्यादा मोटिवेशंस देगा और इस तरीके से मैं और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते रहूँगा। तो दोस्तों जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको लगता है ये औरों के लिए भी ज़रूरी या फ़ायदेमंद वीडियो है तो।
ओके दोस्तों, हम अगले वीडियो में बात करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।